हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे चैप्टर 9। आपका क्या है ये क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ओके, इसमें आपका शो हो रहा है चैप्टर 7, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। कोई एनसीईआरटी बुक ऐसे है जिसमें चैप्टर वाइज सब दिया हुआ है, किसी में कुछ कुछ चैप्टर नहीं है ना। तो इसीलिए आपका ये दूसरा बुक है जिसमें आपका ये चैप्टर 7 इसमें दिख रहा है। और जो हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में जनजातियों का समुदाय है ना। तो उसको हमने पढ़ रखा है। ये आपका क्या है, चैप्टर 9 है। क्या है ये, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। मतलब जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थीं उन लोगों का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है जो क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण है। अब अगर किसी चीज़ को आपको समझना है ना, किसी के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करोगे, है ना। किसी चीज़ के बारे में आपको अगर समझना है या किसी बारे में आपको जानना है या किसी चीज़ को लेकर आपको विस्तृत जानकारी, यानी कि कोई व्यक्ति है जैसे, है ना, आपको अगर उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप क्या करोगे। जाहिर सी बात है, आप उस व्यक्ति का नाम पूछोगे, भाषा पूछोगे, जाति क्या है ये पूछोगे। इस सब से आप क्या कर सकते हो, सामने वाले की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। सेम वैसे इसमें भी है। इसमें बताया गया है जैसे किसी चीज़ के बारे में हमको जानना है, किसी के बारे में हमको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किसी का नाम, भाषा, जाति के आधार पर उसको पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के हैं, कौन है। जैसे कोई व्यक्ति तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है ना, जैसे कोई व्यक्ति है तमिल भाषा बोले या फिर उड़िया भाषा बोले, तो ऐसा मानते हैं कि वह उड़ीसा का है या फिर वो तमिल का है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलता है, यानी अपनी मदर टंग को यूज़ करता है ना। जो मदर टंग है, जो भाषा है, जो प्राथमिक भाषा है, उसको बोल रहा है, यानी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उसके आधार पर क्या कर सकते हो, जान सकते हो कि वह व्यक्ति क्या है, उड़ीसा का है, तमिल का है, यूपी का है या फिर छत्तीसगढ़ का है ना। तो ये सब से आप क्या कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और हम उस क्षेत्र के जो फेमस व्यंजन होते हैं, जहाँ आप रहते हो वहाँ का जो फेमस व्यंजन है, आप उसके आधार पर भी जान सकते हो, है ना। जो फेमस व्यंजन हो या फिर वहाँ की नृत्य कला है या काव्य है, संगीत है या चित्रकला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वहाँ की भाषा या वहाँ के लोग या वहाँ की संस्कृति किस तरीके की है। ठीक है, यानी ये क्या है, एक जरिया है, इसके माध्यम से हम ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं। हम इसको गर्व की बात भी मानते हैं कि ये भी सोचते हैं कि यहाँ युगांतर से अस्तित्व में आया है ना। क्या किया गया है, ये युगांतर से अस्तित्व में आया है। और इसमें क्या है, देखो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जब सीमाएं विभाजित हो रही थी तो उस समय इनकी काफ़ी भूमिका भी रही है ना। यहाँ पे जो क्षेत्र हैं उनकी क्या रही है, काफ़ी भूमिका भी रही है। और ये जो इस समय के साथ जो बदलते गया है चीज़ें, है ना, जो बदलती गई हैं, जो कि आज भी बदल रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सब चीज़ें पहले ही बदली, जो यानी संस्कृति थी, लोग थे, उनकी भाषा थी, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, पहले भी बदलती थी, आज भी बदल रही है। और ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरी हैं और ये विकसित हुई। और इसके बाद इस प्रक्रिया में क्या हुआ, स्थानीय परंपरा और इसमें क्या बताया गया, देखो, उपमहाद्वीप के अन्य भाग के विचारों के जो आदान प्रदान के एक दूसरे को संपन्न बनाए। यानी जो उपमहाद्वीप के लोग थे, अन्य भाग के लोग थे, उनके जो विचार थे उनका क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ और उसके माध्यम से लोगों को क्या किए, संपन्न बनाते गए। और उसके बाद इसमें बताया गया है कुछ परंपराएं भी हैं और जो अपने क्षेत्र की हैं और कुछ अलग क्षेत्र की हैं। जाहिर सी बात है, आप रह रहे हो, धीरे धीरे वहाँ के लोग बदल रहे हैं, वहाँ के मतलब समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वहाँ पे कुछ परंपराएं भी हैं जो अपने क्षेत्र की हैं और कुछ क्या है, अलग क्षेत्र की हैं। और कुछ परंपराएं जो पुराने रीति रिवाज हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में जाकर एक नया रूप ले लेता है ना। जैसे अभी जैसे चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस समय क्या हुआ है, पहले चीज़ें अलग थी, है ना, क्या थी, जो रीति रिवाज थे जो हैं अपने क्षेत्र में अलग हैं, लेकिन वही क्या हो रहा है, समय के साथ दूसरे स्थान में जाकर एक नया रूप ले रहा है। ठीक है, और नए रूप में क्या हो रहा है, वो निखर रहे हैं। इसके बाद क्या है, आपका चेर और मलयालम भाषा का विकास है। जो चेर और मलयालम भाषा था वो किस तरीके से विकास हुआ, हम इसको समझेंगे।
ठीक है। इसमें बताया गया है जो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज क्या है केरल राज्य का हिस्सा है। ठीक है, ये जो महोदयपुरम का चेर राज्य है प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, है ना, आज क्या है ये केरल राज्य का एक हिस्सा है और ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ है। ठीक है, कब स्थापित हुआ है तो 9वीं शताब्दी में, इसको आप ध्यान देना। और इसके बाद बताया गया है मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और इसमें शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का भी प्रयोग क्या किया, अपने अभिलेखों में किया है। ठीक है, ये क्या है आप देख सकते हो, ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। ठीक है, ये केरल में है, ये क्या है ये मलयालम भाषा में है। ठीक है, और इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो उपमहाद्वीप के जो सरकारी अभिलेख हैं उसमें किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसके प्रयोग से पहले क्या है ये उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या इसमें साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ सीखा है और जो केरल का मंदिर रंगमंच और जिसकी परंपरा इस युग तक की क्या की गई है खोजी जा सकती है। इसमें संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था ये सब, जो वहाँ का क्या है रंगमंच है, केरल का मंदिर है और ये सब जो परंपरा है क्या है इस जो संस्कृत का महाकाव्य है उसमें भी मिला है। ठीक है, मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती हैं। ठीक है, कब 12वीं शताब्दी में। इसमें क्या है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत के ऋणी है, ये क्या है संस्कृत के ऋणी है और ये क्या है यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है जो कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला है तिलकम, जो व्याकरण तथा शास्त्र विषयक है। ठीक है, क्या है ये व्याकरण तथा काव्य शास्त्र है। ये अब मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। किस में लिखा गया है तो ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं है ना संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। जो संस्कृत तथा क्या है जो क्षेत्रीय भाषा है दोनों का इसमें मिश्रण है। ठीक है, इसमें क्या है प्रयोग किया गया है। और उसके बाद क्या है देखो जो जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है उनके बारे में बताया गया है। इसमें जो शासक और जो धार्मिक परंपराएं थी, जो जगन्नाथी संप्रदाय थे उनके बारे में है। आप ये देख सकते हो जो ये चित्र है ये क्या है आपका बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की ये लघु मूर्तियां हैं और ये कैसी है तो तालपत्र के पांडुलिपि की हैं। ठीक है, तालपत्र के पांडुलिपि की हैं। ये कहाँ के उड़ीसा। ठीक, ये है आप देख सकते हो इसमें है ना। और ये इसमें क्या है देखो इसमें बताया गया है कि जो क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं, है ना। और इसी प्रक्रिया का क्या है सर्वोत्तम उदाहरण पुरी है उड़ीसा। और इसमें जगन्नाथ जी का संप्रदाय यानी जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है विष्णु जी का पर्यायवाची है। इसमें बताया गया है आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, जो काष्ठ प्रतिमा है जगन्नाथ जी की वो क्या किया जाता था स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता था। और इससे यानी बताया जाता है कि जो जगन्नाथ जी हैं वे मूलतः एक स्थानीय देवता थे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। क्या थे वे एक स्थानीय देवता थे जो आगे चलकर उनको क्या किया गया विष्णु जी का रूप माना गया है। ठीक है, ये बुक के अनुसार ऐसी है। इसमें बताया गया है कि जो जगन्नाथ भगवान जी हैं वे क्या हैं एक स्थानीय देवता थे लेकिन उनको आगे जाकर विष्णु जी का एक रूप मान लिया गया है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा क्या थे अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। ठीक है, ये जो अंतर वर्मन है इन्होंने ही मंदिर बनाने के लिए एक निश्चय लिया और इसके बाद यह 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। ठीक है, जो ये क्या नाम है इनका अनंग भीम तृतीय। ठीक है, और स्वयं को जगन्नाथ
का क्या माने ये प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, किसका? जगन्नाथ जी को। ठीक है, ये प्रतिनियुक्त मतलब क्या है, इसमें आप समझोगे जैसे कोई व्यक्ति है अन्य व्यक्ति के लिए जो कार्य के लिए क्या करे, खुद को समर्पित करे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें बताया गया है जो ये मंदिर है धीरे धीरे इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी ये तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व हो गया। यानी ये जो मंदिर है पहले क्या थे, ये स्थानीय देवता थे, उसके बाद इनको विष्णु जी का रूप माना गया, उसके बाद क्या किया गया, इस मंदिर को बनवाया गया, उसके बाद क्या हुआ, यह मंदिर क्या हुआ, धीरे धीरे तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के नाम से ये जाना गया। ठीक है, और आज देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है ना। और इसमें क्या है, देखो सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी क्या है, सत्ता बढ़ती गई है। और इसमें उड़ीसा को भी जीता। ठीक है, जो यहाँ पे राजा थे उड़ीसा को जीता। और जैसे मुग़ल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सब ने क्या किया, इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। क्योंकि जो राजा को ये होता था कि अगर इस मंदिर को हम क्या करेंगे, अपने नियंत्रण में रखेंगे तो ये सब उनको लगता था कि हम क्या करेंगे, स्थानीय जनता को उनका शासन स्वीकार्य होगा। ठीक है, जो वो शासन चलाएंगे स्थानीय जनता क्या करेंगे, उसको मान्य करेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका, श्री जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है। ये कहाँ पर है, ये पुरी में है। ठीक, और आगे बताया गया आपका इसमें राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं हैं जो कैसी रही हैं। जो राजपूत थे, जो शूरवीरता की जो ये परंपराएं हैं वह कैसी रही हैं। इसमें बताया गया है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है ना, क्या है आपका, आज का राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहलाते थे। और इससे यह समझा जा सकता है कि जो वहाँ के एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल जो प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। ठीक है, अभी क्या है आपका राजस्थान है स्थित है, वहाँ पे क्या थे, पहले राजपूताना लोग ही रहा करते थे। और इसमें क्या बताया गया है कि यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। और इसमें अनेक समूह थे जो आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को क्या कहते हैं, राजपूत ही कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान है तो वहाँ पर सिर्फ राजस्थानी लोग ही रहेंगे, है ना। वहाँ पे क्या है, राजपूत लोग भी हैं और अन्य लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और इसमें अक्सर यह माना जाता है कि जो राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। जो राजपूत हैं क्या किए हैं, राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ती गईं। ठीक है, और लगभग आगे देश में बताया गया है कि 8वीं शताब्दी से आज का जो राजस्थान है अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का भी शासन रहा है। और जो पृथ्वीराज चौहान थे एक ऐसे शासक थे, ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़े और अक्सर मृत्यु का वर्ण किया है मगर पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया है, मृत्यु यानी मर जाना समझा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीठ नहीं दिखाई, यानी झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। राजपूत जो शूरवीर की कहानियाँ हैं काव्यों एवं गीतों में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। और ये विशेष रूप से आपको प्रशिक्षित चारण भाटों और इसके द्वारा क्या की गई हैं, गाई जाती हैं। और ये जो काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, जो काव्य गीत थे, ये जो शूरवीर थे, इनकी स्मृति को क्या करते थे, ये लोग काफ़ी सुरक्षित रखते थे। और उनसे यह भी आशा की जाती थी कि ये अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का क्या करें, अनुकरण करें। इसके लिए क्या किया जाता था, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। और जो साधारण जन की इन कहानियों से भी आकर्षित होते थे। और इन कहानियों में अक्सर क्या किया गया है, नाटकीय स्थितियों को स्वाभिभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि के प्रबल पर संवेगों क्या किया गया है, चित्रण किया गया। यानी इन सब के माध्यम से इसमें क्या किया गया, चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है, और ये क्या है आपका, स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है। स्त्रियों को भी इन कहानियों में भी स्थान प्राप्त था, है ना। कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि जो स्त्रियां थीं अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण
दोनों में क्या करती थी, अनुसरण करती थी। और सती प्रथा यानी क्या है, विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों को चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। ठीक है, यानी जो सती प्रथा था हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ना, इसके बारे में भी वर्णन है। और इस प्रकार जो लोग थे शूरवीरता के आदर्शों का भी पालन करते थे, उन्हें अक्सर क्या किया गया है, इस आदर्श के लिए अपने जीवन का भी बलिदान करना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, सती प्रथा है, उसमें क्या होता था, पति की मृत्यु हुई है ना, तो उसके साथ क्या किया जाता था, उनको भी साथ में जला दिया जाता था। इसको क्या बोला गया है, सती प्रथा। आगे हम देखेंगे इसमें क्षेत्रीय सीमांतों से परे क्या है, आपका कथक नृत्य की कहानी है। जो कथक नृत्य है, इनकी कहानी के बारे में बताया गया है। इसके पहले हम एक मैप था जो हमने अभी हटाया है ना, मैप क्या था, इसमें बताया गया है वह क्षेत्र जिसमें क्या है, इस अध्याय में जो चर्चा किया गया है, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है ना, ये सब चीज़ का आप देख सकते हो। इसमें सिक्किम है, इसमें आपका जोधपुर, राजस्थान, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन है। आप लोग जब भी पढ़ोगे तो ये मैप को थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आपका जोधपुर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, मेवाड़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, ये सब चीज़ अगर आप मैप से पढ़ोगे ना तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। उड़ीसा इधर है, भुवनेश्वर, पुरी, जो अभी पुरी हम पढ़े हैं, है ना। आगे हम इसमें देखते हैं जो कथक नृत्य की कहानी है, उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जो परंपराएं हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से हैं, है ना, और इसमें भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती हैं। तो नृत्य के विषय में भी यही सोचा गया है कि नृत्य क्या है, एक रूप है। कथक के इतिहास को देखें तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। जो नृत्य का एक भाग है ना, नृत्य शैली है, क्या है, ये उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा हुआ है। और कथक शब्द का अर्थ क्या होता है, कथा, है ना। कथक शब्द क्या है, कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में भी कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से आपका उत्तर भारत के मंदिर में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति होती थी। ये कथाकार क्या करते थे, अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। ठीक है, क्या करते थे, वे अपने हाव भाव के माध्यम से किया करते थे। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा और राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, ये जो कथक था नृत्य शैली, ये क्या किया गया है, राधा कृष्ण जी के पौराणिक कहानियाँ और जो लोक नाट्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता था। इसमें रासलीला कहा गया है इसे, है ना। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव को भी इसमें जोड़ा गया है। जो कान्हा जी का इसमें जो गोपियों के साथ होता है ना, डांस नृत्य होता है, और वो और प्लस रासलीला है, इसमें जो लोक नृत्य है ये कथक कथाकार के मूल हाव भाव से भी इसको जोड़ा गया है। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में भी प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने क्या किया, अपने वर्तमान अर्जित किए और यह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। यानी वहाँ पे नृत्य करते थे और अच्छी खासी ये विशिष्ट शैली के रूप में क्या हुआ, ये विकसित हुआ। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर और राज दरबारों में, और कहाँ पर, ये लखनऊ में। ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, किसके, जो वहाँ के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा ये उभरा। और ये 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के जो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, जो निकटवर्ती इलाके भी हैं, पक्के तौर पर क्या हुए, संस्थापित हो गया है। और इसकी प्रस्तुति में क्या बताया गया, आपका द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों की भी
प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर भी जोर दिया गया है। इसमें क्या किया, जो नृत्य होता था उसमें जो संचालन करते थे वहाँ उनकी जो वेशभूषा होती थी, इसका भी क्या किया गया है, जो अभिनय करते थे उसमें अच्छा खासा वर्णन है ना, अच्छा खासा उसमें प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय भी क्या किया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था। आगे हम चित्र में देखेंगे, इसमें ये आपका चित्र है ना, कथक नृत्य जो डांस करती हैं है ना, नृत्यांगनाएं हैं, एक दरबारी चित्र है ये उस समय का। ठीक है, इसमें बताया गया है जो अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी क्या किया गया, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासक ने नापसंद किया। ठीक है, जो कथक नृत्य था उन लोगों ने क्या किया, इसको काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया। फिर भी यह क्या रहा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं जीवित रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिली। ठीक है, जो आपका 6 शास्त्रीय नृत्य है ना, उसमें क्या मिला आपको, कथक नृत्य की मान्यता मिली। ठीक है, इसमें शास्त्रीय नृत्य रूपों में क्या हुआ, मान्यता मिली है, क्या आपका कथक नृत्य। इसमें आपका बताया गया है ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का तात्पर्य क्या है आपका, कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं तथा 4वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन यूनान में की गई थी। यही वह काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था और एथेंस की यह जो उन्नत स्थिति थी निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ज़्यादा इसमें वैसे कुछ पूछा नहीं जाता है ना। और ये क्या आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो अगर आपका पढ़ने का मन है तो। उसके बाद आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य। आपका शास्त्रीय नृत्य देखो कितना है, तो आपका इसमें 3 4 है ना, 5 है। इसमें पहला आपका क्या है, भारतनाट्यम, कहाँ का आपका, तमिलनाडु। कथकली केरल, ओडिशा, ओडिसी इसको बोलते हैं, उड़ीसा बोलते हैं। ठीक है, और क्या है आपका कुचिपुड़ी, वहाँ का जो डांस है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। अब मणिपुरी आपका मणिपुर में। ठीक है, ये जो आप नृत्य है, जो डांस है, ये सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये जो आपका भरतनाट्यम में कहाँ का है, कथकली कहाँ का फेमस है, ओडिसी जो नृत्य कहाँ का फेमस है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी है ना, ये सब नाम को आप थोड़ा भी याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें जो संरक्षक के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा जो बनी है ना, जो वहाँ पे उसमें क्या किया जाता था, लघु चित्र बनाया जाता था। उसमें क्या काफ़ी ज़्यादा फेमस होता था, कुछ भी अगर हो रहा है राज दरबार में तो वहाँ पर एक चित्रकार होते थे, क्या करते थे, लघु चित्र का निर्माण करते थे। कुछ भी हो रहा है, जैसे होली हो रहा है या कोई शासन चल रहा है, खेती किया जा रहा है, तो ये क्या किया जाता था, लघु चित्र के माध्यम से, उसको चित्रकार के माध्यम से एक लघु चित्र के रूप में बनाया जाता था और इसको संग्रहित किया जाता था ताकि ये क्या किया जाए, आगे समय के साथ इसको याद रखा जाए। वैसे इसमें क्या है आपका लघु चित्र, तो लघु चित्र क्या होता है, हम इसको सबसे पहले समझेंगे। लघु चित्र क्या होता था, ये हाथ से बनाया जाने वाला एक रंगीन चित्र है जो छोटे आकार का होता था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये छोटे आकार का है और ये क्या किया जाता था, हाथ से ही बनाया जाता था। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कागज़, कपड़े, और इसमें तामपत्र, तांबे, हाथी के दांत, ताश के पत्ते, संगमरमर, लकड़ियों का भी इसमें क्या किया जाता था, इस्तेमाल करते थे। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके माध्यम से ये लघु चित्र को तैयार किया जाता था। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है देखो। जो लघु चित्र की परंपरा है जो कई रीतियों से क्या हुई है, विकसित हुई है ना, ऐसा है तो नहीं कि ये सडन आया है, धीरे धीरे क्या हुआ है, ये विकसित हुआ है। और वहीं ये लघु चित्र की परंपरा जो जैसे कि हमने जाना है कि छोटे आकार के चित्र से होता है। ठीक है, ये क्या होता है, छोटे आकार से होता है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से या कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको जल रंग में या कपड़े या कागज़ पर इसको बनाया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपात्र अथवा लकड़ी की तख्तियाँ होती थी, इसको क्या करते थे, इसे चित्रित करते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं,
जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। और इसमें जो मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो अत्यंत कुशल थे, जो चित्रकारी में माहिर थे, उनको क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ठीक है, जो इतिहास में घटनाएं होती थी, ये सब चीज़ों को क्या करते थे, वे चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर एक चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उन्हें दरबार में दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के जो पहलू होते थे, अक्सर जो उपहार के तौर पर चीज़ें दी जाती थी, है ना, जो आदान प्रदान की जाती थी, और जो इसमें गिने चुने बादशाह होते थे, उनके जो घनिष्ठ जनों द्वारा इसमें क्या कर सकते थे, इसको देख सकते थे। ठीक है, जो चित्र होता था, इसको जो बनाया जाता था, उनके जो घनिष्ठ मित्र होते थे, उनके जो फैमिली मेम्बर होते थे, ये सबको क्या कर सकते थे, देखते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्य के दरबारों में चले गए। जो नया नया क्षेत्र उभरते गया, तो ये जो चित्रकार थे क्या हुए, वहाँ पर चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखा और उनका जो विकास क्या किया, धीरे धीरे अच्छे से किया, है ना, जो उनका विकास था काफ़ी अच्छे से किया। अब मुगल उदाहरण का एक अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों का भी इसमें चित्र, है ना, इसमें चित्र दिखाए गए हैं। और इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे जो केंद्र थे, पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों के बारे में भी इन्होंने क्या किया है, इसमें चित्रण किया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, इसमें होली खेलते हुए महाराणा प्रताप हैं और कौन है, राम सिंह है ना। ये आपका राजपूताना लोग का है, क्या है, ये लघु चित्र है। इसमें क्या दिखाया गया है, देखो, इसमें बताया गया है कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, जो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं प्रभाव प्रवण शैली का विकास हुआ है, जिसे क्या बोला गया है, बसोहली। ठीक है, ये जो शैली होता था, इसको क्या बोला गया है, बसोहली शैली कहा गया है। इसको आप ध्यान देना। उसके बाद क्या है, इसमें यह जो सब लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, ये भानुदत्त की रसमंजरी, है ना, के नाम ध्यान देना आप लोग। जो भानुदत्त की रसमंजरी सन क्या है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या करते थे, पलायन करने गए। और वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले और जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई है। जो वहाँ पे क्या हुआ है, कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक वहाँ पर कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाली, है ना। उन्होंने क्या किया, लघु चित्रकारी का बनाने का प्रेरणा दिया। और यह जो स्रोत था, वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी, जिसे ठंडे नीले और हरे रंगों का क्या किया जाता था, इसमें इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के जो कोमल रंग होते थे, उसका इस्तेमाल होता था। और रंगों का प्रयोग विषयों का काव्यात्मक निरूपण, है ना, कांगड़ा शैली की विशेषता थी। जो ये कलर का इस्तेमाल होता था, क्या था, कांगड़ा शैली की ये विशेषता थी। ठीक है, और इसमें बताया गया है साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, जो साधारण लोग होते थे, जैसे तो आपका जो बताया गया राज दरबारों का बताया गया है, वहाँ के जो मुग़ल बादशाह होते थे, राजपूताना लोग होते थे, उन लोग क्या करते थे, अपने दरबार में एक अच्छे खासे चित्रकार को संरक्षण प्रदान करते थे और फिर हर घटनाओं का क्या करते थे, वे चित्र तैयार करते थे। और उसके बाद जो वहाँ पे समान स्त्री पुरुष होते थे, उन्होंने भी क्या किया, बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर भी क्या किया, उन्होंने कलाकृतियाँ यानी चित्र तैयार करते गए। और इन नमूनों में भी कुछ बच पाते थे और इसके विपरीत लघु चित्र राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे गए ताकि क्या किया जाए, वे सदियों तक याद रखा जाए। ठीक है, और इसमें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमने आज इसमें देखा आपका
ये आप देख सकते हो। सबसे पहले कृष्ण और राधा और उसकी सखी, कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं और उनकी सखियां हैं, जो पहाड़ी लघुचित्र में कांगड़ा का आपका बताया गया है ना, कांगड़ा शैली के रूप में आप देख सकते हो इसमें, है ना। और उसके बाद क्या है, ये महाराणा प्रताप जी का लघु चित्र है जो होली में होली खेल रहे हैं तो, है ना। उसके बाद आपका ये है इसमें जो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर और मुगल हैं इसमें, ये इसका लघु चित्र है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है, संस्कृति का निर्माण, लघु चित्र, ठीक है, जो कथक नृत्य हैं, इन सब चीज़ों में से क्वेश्चन आपका आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, है ना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्या है, बंगाल के बारे में है, जो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।